friends, welcome to my YouTube channel Academy of Teachers. Today I am here with you with the 15 most important English pedagogy questions that are based on seated upper primary level language 2. These questions are equally important for those who are preparing for Samvida Varg 3 and all teaching exams like Super TET, CTET, REET, etc. So here first question is, poetry teaching is for enjoyment and appreciation, to write a critical commentary, to learn words and phrases, to learn poetic devices. मतलब पोएट्री टीचिंग है क्या है फॉर, तो इसमें उचित विकल्प होगा फॉर एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए और अप्रिसिएशन के लिए। मतलब कि हम जो है प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इसलिए पोएट्री सिखाते हैं, पोएट्री इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनकी उस क्षेत्र में रुचि हो, अप्रिशिएट करें उसको और उनको आनंद आए पढ़ने में, है ना, तभी वो भाषा सीख पाएंगे। इसलिए उचित विकल्प यहाँ पर पहला ही है। अन्य विकल्प इसलिए नहीं होगा, क्रिटिकल कमेंट्री हम प्राइमरी लेवल पे नहीं देखते हैं। और वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो जब पोएट्री टीचिंग होगी तो उसमें वर्ड और फ्रेजेस मेन ध्येय नहीं होता है, उसमें मेन ध्येय होता है कि भाषा में प्रवाह आए बच्चों का। और टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस, ये तो बहुत हायर लेवल की बात है, इसे हायर सेकेंडरी लेवल पर देख सकते हैं, इसलिए सही विकल्प पहला ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लर्निंग आउटकम्स एम एट, मतलब लर्निंग आउटकम जो होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इंश्योरिंग ऑल द competencies आर रिक्वायर्ड बाय लर्नर, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग और अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो इसमें उचित विकल्प होगा इंश्योरिंग ऑल द competencies आर एक्वायर्ड बाय लर्नर। मतलब लर्निंग आउटकम का यही मतलब होता है कि सभी प्रकार की जो कम्पिटेंसीज हैं, मतलब कि हर चीज़ में वो कम्पीट कर पाए, किसी भी चीज़ में लैग ना करे, ये होता है लर्नर का उद्देश्य। यहाँ पर ये अन्य विकल्पों को देखते हैं कि अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मतलब मिनिमम लेवल तो कभी हम चाहेंगे ही नहीं, मैक्सिमम लेवल चाहेंगे। इसके अलावा आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, तो हमें जो है बच्चों को, हम प्रगतिवादी शिक्षा पर चल रहे हैं, हम बच्चों पर जो है उनको हमसे रटवा कर कोई परिणाम नहीं लाना, इसलिए आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग नहीं होगा। इसके अलावा अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग ये हो सकता था, लेकिन लर्निंग के साथ साथ हर प्रकार की कम्पिटेंसीज को वो अपना इंश्योर कर पाएँ, इसलिए सही विकल्प दूसरा ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ टीचर ब्रिंग्स अ न्यूज़पेपर टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू फाइंड सम एडवर्टाइजमेंट्स, सी देन asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contains. What is the newspaper here? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये अपर प्राइमरी लेवल का पेपर है, ये प्राइमरी लेवल के लिए उतना, मतलब ये प्रश्न उतना सूटेबल नहीं होगा, तो इस पर फिर भी इसको ध्यान देते हैं। एक टीचर जो है वो एक न्यूज़पेपर लाती है अपने क्लास में, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, और उनको कहती है कि सब एडवर्टाइजमेंट को खोजो, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है। सी देम आस्क देम टू लिस्ट आउट हाउ एडवर्टाइजमेंट्स आर डिज़ाइंड, मतलब फिर उनको ये कहती है कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे डिज़ाइन किए गए हैं ये लिस्ट करो। एंड व्हाट एन एडवर्टाइजमेंट कंटेंट्स, और उस एडवर्टाइजमेंट में है क्या। व्हाट इज़ द न्यूज़पेपर हियर, न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर विकल्प है टेक्निक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब ये एक टेक्निक है लैंग्वेज लर्निंग की, या कि मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, फॉर रीड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये टीचिंग एड की तरह यूज किया जा रहा है, ये मटेरियल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ना कि ये कोई टेक्निक है, ना कोई रीडिंग है, ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 असाइन सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री रूट्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, दिस मीन्स दैट, मतलब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री रोल्स इंग्लिश लैंग्वेज को देता है। इसका मतलब क्या है? विकल्प है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज हिंड्रेंस टू लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो बाधा है, मतलब कठिनाई पैदा करती है अदर लैंग्वेज को सीखने में। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायलेट्स द मदर टंग एंड बेस्ड लैंग्वेज एजुकेशन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वायलेट करती है मदर टंग, मतलब कि उल्लंघन करती है कि आप मदर टंग बेस्ड टीचिंग मत दीजिए, कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो अदर सब्जेक्ट और लैंग्वेज के टीचिंग को सपोर्ट करती है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज़ नथिंग टू डू, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश ना बाधा बनेगी ना उसका कोई मतलब होगा, यहाँ पर मुख्य मतलब होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो होगी वो अदर लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। A reader uses her prior knowledge, makes semantic cues and syntactic
cues, then moves to other more specific information. What model of reading the reader here adopts? मतलब एक रीडर है वो अपने प्रायर नॉलेज को यूज करता है, अपने कुछ सेमेंटिक क्यूज बनाता है और सिंथेटिक क्यूज बनाता है, देन मूव टू अदर मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तब एक कोई कुछ खास इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करता है. व्हाट मॉडल ऑफ रीडिंग द रीडर हियर अडॉप्ट्स? किस प्रकार की रीडिंग मॉडल को रीडर यहाँ पर अडॉप्ट करता है? तो यहाँ पर जानने की जरूरत है कि टॉप डाउन मॉडल को यूज करता है. यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि टॉप डाउन मॉडल क्या है. देखिए, जो टॉप डाउन मॉडल होता है उसमें हम टॉप से डाउन की तरफ आते हैं. टॉप मतलब कि हो सकता है उस चीज़ का कोई लिटरेचर हो या पत्रिका हो, है ना, और उससे हम डाउन की तरफ आएंगे तो डाउन हमारे लिए क्या होगा? अल्फ़ाबेट ABCD हो सकता है. तो इस प्रकार से टॉप डाउन अप्रोच ये होता है. और बॉटम टू अप अप्रोच होगा कि हम अल्फ़ाबेट से लेकर के उसे लिटरेचर की तरफ ले जाएं. होल लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये होगा पूरी लैंग्वेज को एक साथ पढ़ाया जाए. इंटरेक्टिव मॉडल यहाँ पर है नहीं, इसलिए टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन मॉडल इज राइट आंसर हियर. वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटजी इन? मतलब ड्रिलिंग जो है टीचिंग लर्निंग टेक्निक या कि एक स्ट्रेटजी है. किस में यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग को? कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग की लेक्सिकल अप्रोच की कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रक्चरलिज्म. तो देखिए, ड्रिलिंग का उपयोग जो है स्ट्रक्चरलिज्म में किया जाता है. उसको ड्रिल्स के माध्यम से, मतलब अभ्यास के माध्यम से उसको, ये टीचिंग लर्निंग टेक्निक होती है जिसमें अभ्यास के माध्यम से कराया जाता है, सिखाया जाता है लैंग्वेज को. तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म होगा. अगले प्रश्न पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लैंग्वेज लर्निंग के लिए ट्रू है? विकल्प है लैंग्वेज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विथ कंटेंट लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग को कोई मतलब नहीं है कंटेंट लर्निंग से. एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो डिस्क्रीट, मतलब हर लैंग्वेज डिफरेंट है और लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो डिस्क्रीट, मतलब उनका सीखने का तरीका भी अलग अलग है. कि फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंटरफेयर करती है सेकंड लैंग्वेज में. फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. वैसे यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जो हम व्याकरण, मतलब कि जो ग्रामेटिकल सिंटैक्स बना लेता है दिमाग, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है. मतलब मदर टंग के थ्रू जो हम सीखते हैं उसमें जो हमारा पहले से बनाया गया नियम है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है. तो यहाँ पर इस विकल्प में हम कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन अगला विकल्प ये भी है कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. ये इससे ज़्यादा प्रबल है, मतलब कि ज़्यादा सही होगा. फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज. फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो सेकंड लैंग्वेज को सपोर्ट करती है. मतलब हमारी मदर टंग जो है उसके थ्रू ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप अपनी मदर टंग के थ्रू ही इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए इसमें उचित विकल्प होगा चौथा. अगले प्रश्न पर चलते हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एमसेट. मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन में एक रिसोर्स की तरह है, उसका एम क्या है? तो विकल्प है यहाँ पर यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज को यूज करना टीचिंग लर्निंग में. कि इनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना सिखाना किस लिए? फॉर जॉब्स एंड मदर टंग, जॉब के लिए और मदर टंग कल्चर के मदर टंग के लिए. कि मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब यह है कि लैंग्वेज का यूज़ किया जाए टीचिंग लर्निंग में. कि मेकिंग लर्नर लर्न्स एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, मतलब लर्नर को बहुत सारी लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जा सकती है उसका यूज किया जाए. तो मल्टीलिंगुअलिज्म, देखिए हमारा देश जो है मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है, यहाँ डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज पाई जाती हैं. तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है एक रिसोर्स की तरह यूज करना. रिसोर्स की तरह यूज कैसे करेंगे? हम उनकी मातृभाषा को कक्षा में स्थान दें, उनको अप्रिसिएट करें, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मातृभाषा ही चले, मातृभाषा के थ्रू वो अपनी वो सेकंड लैंग्वेज को सीखें. तो मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब उनकी मातृभाषा का यूज़ किया जाए टीचिंग लर्निंग में. तो यहाँ पर यही विकल्प सही होगा. अगले प्रश्न पर चलते हैं. A teacher asks her learner to collect words, phrases on various aspects they see and notice in their markets and streets. Later, the learner write the word and phrases according the category and discuss them in the class. What is the practice known as? मतलब एक टीचर जो है अपने लर्नर्स को कहता है कि वर्ड्स और फ्रेजेस को कलेक्ट करे वेरियस आस्पेक्ट से, मतलब जिस आस्पेक्ट से वो देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हो, मार्केट और स्ट्रीट में जो डिफरेंट टाइप के वर्ड हैं उनको वो नोट करें. लेटर द लर्नर राइट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कस देम इन द क्लास. बाद में जो लर्नर जो होते हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस को कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिखते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं क्लास में. ये इस प्रकार की प्रैक्टिस को क्या कहा जाएगा? एक्टिव वोकैबुलरी, थीमेटिक वोकैबुलरी लर्निंग, टॉपिक वर्ड लर्निंग अथवा जेनर बेस्ड वर्ड. तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं. जेनर बेस्ड, तो यहाँ पर जेनर का कोई यूज़ नहीं हुआ है. टॉपिक वर्ड्स लर्निंग यहाँ पर
हो सकता था, लेकिन टॉपिक वर्ड्स लर्निंग किसी एक टॉपिक को नहीं, यहाँ डिफरेंट टॉपिक को लिया गया, इसलिए ये विकल्प भी नहीं सही होगा। एक्टिव वोकेबलरी क्यों नहीं सही होगा? एक्टिव वोकेबलरी वो वोकेबलरी होती है, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए अपनी एक्टिव वोकेबलरी का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जो वर्ड्स जो डेली यूज़ में हो रहे हैं तो वो एक्टिव वोकेबलरी होगी, तो ये होगा नहीं। थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स का कलेक्शन किया जा रहा है, इसलिए उचित विकल्प जो होगा वो होगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। What does CLIL stands for? विकल्प तो इसमें राइट विकल्प होगा कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following statement is correct? विकल्प हैं receptive vocabulary are words we discourse with pupil and productive vocabulary are words in written text। मतलब जो रिसेप्टिव वोकेबलरी है जिसे हम ग्रहण करते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्यूपिल के साथ डिस्कोर्स करते हैं, मतलब पढ़ाते समय यूज करते हैं, और प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो रिटन टेक्स्ट में होती है। अथवा दूसरा विकल्प है वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज आर रिसेप्टिव वोकेबलरी, मतलब अदर लैंग्वेज से जो वर्ड यूज किए गए वो रिसेप्टिव वोकेबलरी हैं, एंड वर्ड्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज आर प्रोडक्टिव वोकेबलरी, मतलब जो उनकी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज जो है वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी के, उसके जो वर्ड्स होंगे वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी के होंगे। कि तीसरा विकल्प है रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी स्पीक, मतलब रिसेप्टिव वोकेबलरी वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, एंड प्रोडक्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी हियर, प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होगी वो वर्ड जो हम सुनते हैं। अगला विकल्प है रिसेप्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी, एंड प्रोडक्टिव वोकेबलरी आर वर्ड्स आर वी स्पीक और राइट, मतलब रिसेप्टिव वोकेबलरी वो वर्ड्स होंगे जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं जब हम उन्हें सुनते हैं या देखते हैं, और प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होगी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो इसमें सही विकल्प यही होगा कि रिसेप्टिव। देखिए रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? ग्रहण होता है, जैसे होटल में होता है रिसेप्शन, मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है लोगों को, तो रिसेप्टिव किससे बना है? रिसेप्शन। तो रिसेप्शन रिलेटेड है हमारे जो हम सुनते हैं या जो हम लोग सुनते हैं या कि जो हम लोग पढ़ते हैं, लिसन करें या रीड करें, तो वहाँ पर हो जाएगा रिसेप्टिव। और प्रोडक्टिव का मतलब जो हमने पढ़ा है उसे प्रोडक्ट की तरह, मतलब उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम बोलने में प्रेजेंट का यूज़ करते हैं और इसके अलावा लिखने में, तो ये हो जाएगा प्रोडक्टिव वोकेबलरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 एंड रीड्स आउट अ टेक्स्ट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंसेस। एक टीचर जो है डिवाइड करती है अपनी क्लास को ग्रुप्स में चार के ग्रुप्स में, एंड रीड आउट अ टेक्स्ट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंसेज, और एक टेक्स्ट को पढ़ती है 6 सेंटेंसेज का है। लर्नर लिसन टू एंड जॉट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नोट डाउन होना चाहिए यहाँ पे, एंड फ्रेजेस। द टीचर रीड्स आउट द टेक्स्ट द सेकंड टाइम, मतलब टीचर जो है वो फिर से सेकंड टाइम टेक्स्ट को रीड आउट करता है, पढ़ता है। देन लर्नर डिस्कस इन ग्रुप द जॉटेड डाउन वर्ड्स, मतलब जो है लर्नर वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं जो उन्होंने वर्ड नोट किया है, एंड रिक्रिएट द टेक्स्ट नियर द वन रीड आउट बाय द टीचर, मतलब उन सभी वर्ड्स के माध्यम से फिर एक टेक्स्ट तैयार करते हैं जो टीचर ने सुनाया था, उससे मिलता जुलता। व्हाट इज द टास्क नो एज, इस प्रकार का जो टास्क है वो क्या होता है? तो पंक्चुएशन डिक्टेशन, यहाँ पर डिक्टेशन तो किया जाए लेकिन पंक्चुएट नहीं कर रहे हैं, वो वर्ड्स को नोट कर रहे हैं, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। अगला है रियल डिक्टेशन, यहाँ पर डिक्टेशन नहीं किया गया है। कंपोजिशन डिक्टेशन, तो यहाँ पर कंपोजिशन मतलब उनके बोध समझ से रिलेटेड हो गया, कैसे कंपोज करना है। कंपोज करने का मतलब क्या होता है? कुछ नए वर्ड्स के थ्रू कोई नई चीज़ कंपोज कर देना, बनाना। जैसे हमने आपको 10 वर्ड्स दिए और हमसे कहा गया कि आप इनसे 10 सेंटेंसेस बनाइए, इस प्रकार से ये कंपोजिशन डिक्टेशन होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू, मतलब इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो किससे रेफर करती है, उसका क्या मतलब है? विकल्प है रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग, मतलब एडिटिंग के लिए टेक्स्ट को रीड किया जाए। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स, मतलब टेक्स्ट को किसी और के लिए पढ़ा जाए। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ा जाए। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, मतलब टेक्स्ट को खुशी के लिए, मज़ा लेने के लिए पढ़ा जाए। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसको एक दिन पहले भी बताया था कि एक इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग को बताया था। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमें उसको पूरी तरह से उसका भाव ग्रहण करना है, उसमें क्या क्या है ना। और एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि जो हम बाहर जाके पढ़ें, टेक्स्ट के बाहर जाके, तो यहाँ पर विकल्प होगा ये तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोइंग अ वर्ड मीन्स, मतलब एक वर्ड्स को जानने का क्या मतलब है? हु स्पीक द वर्ड, जो वर्ड्स को बोलता है। टू नो द राइट द वर्ड, मतलब लिखना सीखना वर्ड को। हाउ वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड, मतलब कि
ये वर्ड कब और कैसे कहाँ यूज किया जाता है, हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, कैसे वर्ड को स्पेल किया जाता है, मतलब कैसे बोलेंगे। तो एक वर्ड को जानने का पूरा मतलब होता है कि हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड, मतलब कैसे इसको यूज करना है, किस संदर्भ में यूज करना है, ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग्स टू, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नीचे लिखा गया है। क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब आप एक स्टोरी के नरेटर हैं, स्टोरी कहने वाले हैं। राइट एन एंट्री इन योर डायरी, अपनी मतलब एंट्री को अपनी डायरी में लिखिए। अबाउट योर एक्सप्रेशन इन योर अबाउट 100 वर्ड्स, और उस स्टोरी के एक्सप्रेशन के बारे में आप 100 वर्ड्स के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प है क्लोज क्वेश्चन, तो क्लोज क्वेश्चन वहाँ पर होता है जहाँ पर एक फिक्स आंसर हो, मतलब वो वहाँ पर जा कर के एंड हो जाए। जैसे मैं कहूँ श्री राम की वाइफ कौन है, तो सीता होंगी, तो ये क्लोज क्वेश्चन हुआ। और दूसरा विकल्प है एक्स्ट्रापोलेटिव, तीसरा विकल्प है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। इन्फरेंशियल यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। इस प्रकार से ये 15 इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि इन 4 क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के बाद हम जो है इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको इंग्लिश पेडागोजी को एक क्रिएटिव वे में, एक अच्छे ढंग से और ऑथेंटिक जो आपको सोर्स होगा उससे आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।